हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में से एक नया टॉपिक अबाउट बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल में से। सो हम टॉपिक के बारे में जानेंगे डिटेल में इस लेक्चर के दौरान। So before I start with the lecture today, I would like to thank you all for watching the videos. Also इसी तरह हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव अ गुड नंबर ऑफ पीपल कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ फेमैटिक्स लर्निंग हब। और हम तब शुरू कर देंगे अपना लाइव सेशन। लाइव सेशन के दौरान आप जो है पूछ सकते हैं अपने डाउट्स ड्यूरिंग द लाइव क्लास। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज गुड कॉन्सेप्ट्स, जो आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो ज़रूर से कीजिए हमारी मदद बाय शेयरिंग द वीडियोस सो दैट दिस फैमिली ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग हब कैन ग्रो रियली फास्ट। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की एंड दैट टू फॉर फ्री, तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं बाय द सेम नेम फेमैटिक्स लर्निंग हब। तो ज़रूर से जाइए, विजिट करिए मेरा फेसबुक पेज एज वेल एज ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स बिगिन नाउ विद टुडेज टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स होते क्या हैं, और हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कंडक्टर्स के बिहेवियर के बारे में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो अगर हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, विच इज़ योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें करना होगा कैटेगराइज द मटेरियल इनटू टू। पहला आपका है सिंपली कंडक्टर्स, सो द फर्स्ट इज कंडक्टर्स एंड दूसरा है योर इंसुलेटर्स। ओके, तो ये मटेरियल्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, एज वेल एज इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से इन व्हेनेवर दे आर केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, सो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो अलाउ करते हैं अपने अंदर रहने वाले लाइक चार्ज कैरियर्स को मूव करने में, दैट टू फ्रीली, राइट। सो दे डू अलाउ द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। अगर हम बात करें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट पॉसिबल होता है इन केस ऑफ योर कंडक्टर्स। सो फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल है कंडक्टर्स के केस में। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, ये अलाउ नहीं करेंगे चार्ज पार्टिकल्स को या चार्जेस को टू फ्लो, सो दे डू नॉट अलाउ। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इन कंडक्टर्स इज मेनली, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे एसिड्स हो गए, यू कैन हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स, बी इट योर HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समथिंग लाइक दिस। सो चाहे आप एल्कलीज की बात करो, चाहे आप एसिड्स की बात करो, या इनफैक्ट हम अगर ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर की तरह ही काम करता है। ओके, कॉपर जो कि मेटल की कैटेगरी में आता है, तो जितने भी मेटल्स हैं, okay, like most of the metals, then the human body, acids, alkalis, and like this, these actually come into the category of conductors, right? अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे सिंपली डायमंड, वैक्स, ग्लास, similarly you can have mica and something like this. Wood, you can also have wood here. So wood is also one of the examples of insulators only, right? तो क्या चार्जेस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इंसुलेटर्स में? येस, जनरली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, बट देयर कम्स वन थिंग। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक की, जो कि एक्चुअली इंसुलेटर होता है, अगर हम इंसुलेटर्स को रब कर रहे हैं, रबिंग, आपको मालूम है रबिंग की वजह से चार्जेस डेवलप हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की बॉडी में। तो अगर हम बात करें रबिंग की, तो सपोजिंगली इफ़ वी नीड टू रब, अगर हम रब करते हैं इंसुलेटर्स को, सो जो रब्ड इंसुलेटर्स होते हैं, मान लीजिए ये कोई इंसुलेटर है,
जिसको रबिंग की गई है, तो नाउ दिस इंसुलेटर इज एबल टू रिटेन द चार्जेस। ये इसमें जो है चार्जेस डेवलप हो जाते हैं जो उसके ऊपर रह सकते हैं। सो इंसुलेटर्स रिटेन कर सकते हैं चार्जेस जो कि डेवलप हुए हैं। दैट इज वाई इंसुलेटर्स को, इस तरह के रब्ड इंसुलेटर्स को विच कैन एक्चुअली रिटेन द चार्जेस, दीज आर कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं मेटल्स की बात करूँ, मेटल्स को अगर आप रब करोगे जो कि कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इन दैट केस जो रब्ड मेटल्स होते हैं वो रिटेन नहीं कर सकते चार्जेस। सो रिटेनमेंट नहीं होता है चार्जेस का कंडक्टर की बॉडी पे या मेटल की बॉडी पे, दे सिंपली ड्रेन्ड ऑफ, राइट। तो वो ड्रेन्ड ऑफ कर जाते हैं। So they simply get drained off and that is why they are not able to retain the charges. That is why हम उन्हें बुलाते हैं non-electrics, right? So rub insulators which are able to retain the charges are called as dielectrics here. Otherwise, if I talk about the metals, they are mainly the non-electrics as they are not able to retain the charges. So I hope ये जो टॉपिक था जिसमें मैंने आपको एक डिस्टिंक्शन बताने की कोशिश की between conductors as well as insulators is very much clear to you. Now we are going to study about the behavior of conductors. Conductors का behavior क्या होगा अगर उन्हें रख दिया जाए एक external electrostatic field में। तो एक एक प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जब आप कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो होने वाली है ज़ीरो। तो आप कोई भी कंडक्टर को जब रख देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो आपका सिंपली जो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता है वो ज़ीरो आता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है, ये एक कंडक्टर है। सो दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर को रखा गया है एक एक्सटर्नल फील्ड में। तो मैंने सिंपली एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये एक एक्सटर्नल फील्ड का एरिया है जहाँ पे इस कंडक्टर को, दिस इज द कंडक्टर, इस कंडक्टर को इसके अंदर रखा गया है। अब ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव एंड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। So this is going to be the direction of your E external, right? This is the direction of the external field. ये डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की। अब हम अगर देखें यहाँ पे कि जैसे ही हमने कंडक्टर को रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कंडक्टर में चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो होगा क्या, क्योंकि ये एन पॉजिटिव है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे कंडक्टर के वो सब जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड ऑफ द कंडक्टर ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल नाउ बिगिन टू कलेक्ट। और उसी तरह से रिवर्स में, क्योंकि ये नेगेटिव एंड है एक्सटर्नल फील्ड का, तो राइट हैंड साइड ऑफ द कंडक्टर में सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो सिंपली जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये एंड बन जाएगा कंडक्टर का नेगेटिव, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव एंड, जिस वजह से कंडक्टर के अंदर का एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो वी कैन सी दैट दिस इज द डायरेक्शन, ओके। सो हियर दिस इज द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। मीन्स जो इंड्यूस्ड चार्जेस यहाँ मौजूद हैं, तो आप देख सकते हो एक्सटर्नल फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज जो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट हैं। सो इट इज ऑपोजिट इन, ओके, डायरेक्शंस ऑपोजिट। नाउ ये कलेक्शन तब तक होता चला जाएगा इंड्यूस चार्जेस का ऑन द ईदर साइड ऑफ द कंडक्टर्स, जब तक कि आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट ना बन जाए एक्सटर्नल फील्ड के। सो उस मोमेंट जब जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, जब ये बन जाएंगे equal and opposite, means something like this,
आपका जो ई एक्सटर्नल होगा इट विल बी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड, ओके, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। जब तक कि ये सिचुएशन ना बन जाए, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के तब तक ना बन जाए, तब तक ये कलेक्शन होता रहेगा। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा सिचुएशन, तो अब कलेक्शन रुक जाएगा, राइट। तो अगर आप इस केस में अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऑब्वियसली आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, क्योंकि ये इक्वल है एज वेल एज अपोजिट हैं, तो ई नेट इज गोइंग टू बी जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि कंडक्टर के अंदर का होगा, इट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट। सो बाय दिस काइंड ऑफ रीजनिंग हम सिंपली ये बता सकते हैं कि जब कभी भी कंडक्टर को रखा जाता है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में inside the conductor, what really happens, net electrostatic field is always zero. So I hope property number 1 is clear to you. Let's now talk about property number 2. Property number 2 ये होता है that is just outside the conductor, means conductor से बाहर है और हम उसके surface पे हैं अब। तो electric field जो होता है वो हमेशा perpendicular होता है to the surface of the conductor। कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, राइट, दिस इज सम कंडक्टर। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, सो आई टेक इट एज प्लस सिग्मा, सो ऑब्वियसली इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्जेस, राइट। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू योर surface. So this is the some conductor, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। क्या हो अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, उस केस में देखते हैं क्या होगा। सो दिस इज बेसिकली द राइट वन। अब थोड़ा हम इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए यही सरफेस है कंडक्टर का, अगेन दिस इज पॉजिटिव ओनली, ओके। सो पॉजिटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपली जो है ये कोई एंगल बना रहा है, सम एंगल थीटा, मीन्स यहाँ पे हमने लिया है परपेंडिकुलर नहीं है। तो देखते हैं सिचुएशन में क्या आएगा। तो अगर मान लेते हैं ये कोई एंगल थीटा बना रहा है सरफेस से, सपोजिंगली कुछ इस तरह से सिचुएशन है, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे। सो अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, यू आर गोइंग टू हैव one of the components which is basically E cos theta, right, and in this direction you are going to have E sin theta। तो ये जो component है cos वाला, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा चार्जेस पे, राइट। सो व्हाट विल हैपन, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो हमें मिल रहा है, तो इन चार्जेस पे, ये जो चार्जेस इसके ऊपर थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई कॉस थीटा। तो उससे क्या होगा, एक सरफेस करंट डेवलप हो जाएगा, राइट। सो सरफेस करंट डेवलप हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है अगर हम स्टैटिक कंडीशंस की बात करें। अंडर द स्टैटिक कंडीशंस दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम आ जाएगी, सरफेस करंट जो है दौड़ने लगेगा सरफेस के ऊपर, जो कि स्टैटिक कंडीशंस में ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दैट इज वाई दिस वन इज द रॉन्ग थिंग एंड दिस इज द करेक्ट वन, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ योर कंडक्टर। So this is the reason why we have it as the perpendicular one. So this was property number 2. I hope this property is clear to you. Now let us see what is the third property. Third property ये कहता है कि जो net charge है, net charge जो है obviously inside the conductor, conductor के अंदर net charge Q net हमेशा zero होने वाला है। A very important property it is. एंड जो भी एक्सेस चार्जेस होते हैं वो हमेशा स्टे करते हैं ओवर इट सरफेस, सरफेस के ऊपर ही रहेंगे, अंदर कुछ नहीं होने वाला। सो इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा, जस्ट आई मेक अ डायग्राम हियर। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, ओके। सो दिस इज सम कंडक्टर दैट यू कैन सी, राइट। तो इसमें जो है कंडक्टर में ऑब्वियसली चार्जेस होंगे, राइट। तो यहाँ पे एक अंदर गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ये जो डैश्ड है दिस इज अ गॉसियन सरफेस दैट आई एम टेकिंग हियर,
और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस जो मैंने अंदर बनाया है जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर है बाहर वाला और ये डैश्ड लाइन से मैंने बनाया है, दैट इज अ गॉसियन सरफेस, राइट। नाउ दिस गॉसियन सरफेस इज लाइंग जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, राइट। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये पता करना है क्या Q जो है अंदर की तरफ जीरो है और अगर चार्जेस हैं तो कहाँ पे है। तो पहले तो हम यूज करेंगे गॉसेस लॉ का। सो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट एग्जैक्टली। सो जब आप कभी भी फ्लक्स निकालते हो पासिंग थ्रू एनी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऑब्वियसली इट इज कम आउट एज दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, राइट, ओवर दैट सरफेस दैट यू फाइंड आउट। एंड इसकी वैल्यू होती है दैट इज ऑल्सो वी राइट इट एज 1 by epsilon naught times this is the net charged enclosed। तो ये स्टेटमेंट होता है आपका, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, आई थिंक आपको याद भी होगा, हमने पहले कर भी चुका है, सिंपली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले एक प्रॉपर्टी में बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो हम यहाँ पे इसलिए मैंने गॉसियन सरफेस जो है अंदर की तरफ लिया है, एकदम सरफेस के नियर है बट अंदर की तरफ है। तो अंदर अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, जीरो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज बेसिकली व्हाट, इट इज जीरो, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर आपका ये नेट चार्ज एनक्लोज भी जीरो होना चाहिए, राइट। देन ओनली दे इट इज, तभी तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा इस सिचुएशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है वो जीरो है, दैट इज वाई नेट चार्ज, दिस इज इनसाइड, सो नेट चार्ज इनक्लोज अंदर की तरफ अगर बात करें वो भी जीरो ही होगा। तो इस लॉजिक से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनसाइड जीरो है, सो जो नेट चार्ज इनक्लोज होगा वो भी अंदर की तरफ, दैट इज ऑल्सो जीरो। सो ये हमें मिल गया कि नेट चार्ज जो है इनसाइड द कंडक्टर जीरो है। तो एक्सेस चार्ज कहाँ होना चाहिए, अंदर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो एक्सेस चार्जेस हैं उनको स्टे करना पड़ेगा या रिसाइड करना पड़ेगा सरफेस पे, सरफेस के ऊपर। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो आपके जो हैं चार्जेस, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, जितने भी चार्जेस हैं वो बाहर की तरफ लाई करेंगे। सो ये चार्जेस जो हैं ये प्रेजेंट है आउटसाइड द सरफेस, राइट। सो दिस इज होल द एक्सप्लेनेशन इज, आई होप ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि ये कहता है कि पोटेंशियल जो होती है, ऑब्वियसली कंडक्टर्स के केस में पोटेंशियल जो है V वो कांस्टेंट रहता है अंदर, विद इन एंड ऑन द सरफेस, सरफेस पे एज वेल एज अंदर ऑफ अ कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। मतलब ये किस चीज के बारे में कह रहे हैं, थ्रू आउट द वॉल्यूम। दे आर सेइंग, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल जो है कंडक्टर के केस में सेम रहता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका कंडक्टर है वो, उसका जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है। सो कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एज पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम within the that which means within the conductor as well as outside, I mean over the surface is constant or same. So let us see ये कैसे है। एक रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, जिसे दिया जाता है एज E equals to minus dV by dr. So this is the relation that we have, right? E equals to minus dV by dr. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की within, तो within आप देखोगे लाइक अगर आप बात करो within या इनसाइड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो है, राइट। और अगर आप सरफेस की बात करो, सरफेस पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था E cos थीटा। ऐसा कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अदरवाइज उसकी वजह से स्टैटिक कंडीशंस में लाइक सरफेस करंट सेटअप हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टैटिक कंडीशंस में। सो नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ओवर द सरफेस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज
विद इन अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मीन्स यहाँ भी दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो. सो दैट इज वाई हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम बात करें विद इन एज वेल एज ऑन द सर्फेस की, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सर्फेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ई जीरो हो जाएगा दोनों केसेस में. सो दिस इज जीरो. और हम सिंपली लिख सकते हैं कि मतलब ई आपका सिंपली जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब है आपका डी वी बाय डी आर आपका सिंपली जीरो हो जाएगा. विच मीन्स दैट, क्योंकि ये आप देखोगे ये जो v है, v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर जीरो है, इसका मतलब और डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट का ही जीरो होता है. सो v आपका बन जाता है कांस्टेंट, राइट. सो ये जो है ये है पूरी रीजनिंग जिससे आप कह सकते हो कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा विद इन एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर. सो आई होप दिस थिंग होल डेरिवेशन मीन्स जिस तरीके से ये करना है सॉल्व आपको समझ में आ चुका है. तो ये थे वो 4 प्रॉपर्टीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब कभी भी हम बात करते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. आई होप आज का जो ये टॉपिक था, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने क्लास में डिस्कस की, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है. तो आज का लेक्चर यहीं तक था. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. तो इसी तरह से हमारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.